नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा और आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। विद्यार्थियों, अब तक हम जो क्लास 7th की 8th की बुक है सामाजिक की, उस सामाजिक की बुक के अंतर्गत हम अब तक ये मान लीजिए 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसमें जो भूगोल वाला पार्ट है, उस भूगोल वाले पार्ट के हम 2 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं और आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, उसके मैंने आपको प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं, तो आप उनको भी कर ले हुए अपने नोटबुक के अंदर। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 और वो है हमारा खनिज और शक्ति संसाधन। तो विद्यार्थियों, हम पहले ये जान लें कि खनिज क्या है और खनिज कहाँ से आता है और खनिज होता क्या है। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वो क्या कहलाता है, वो खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। अब मैं बताऊं आपको कि जो खनिज होते हैं, खनिज के प्रकार होते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। और जो धात्विक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लोहे होता है, एक अलोहे होता है। उनके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा। आप ये याद रखना, धात्विक का मतलब जिसमें धातु का अंश पाया जाता है और अधात्विक का मतलब जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो आइए विद्यार्थी शुरुआत करते हैं। आप इसको अच्छी तरह समझ लें एक बार कि जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी सुक सॉरी किरी किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पर्यटक स्थान पर जा रही थी। किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण, मतलब कोयले के खनिज होने के कारण है। क्या आप वहां ट्रकों को देख रहे हैं? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज सुकांत ने उत्तर दिया कि खनिज क्या है? कीरी पूछती है। आप एक बार ट्रक का चित्र भी देख लें, यहाँ पर जो डायग्राम वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप सभी को कि कोयले के खदान में ट्रक का भारण, मतलब जो खनिज है इसको लेके जा रहा है, कोयले को लेके जा रहा है। आगे बात करते हैं, चलिए, कि खनिज खनिज क्या है। तो खनिज क्या है कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है? उसमें चीनी दूध, चीनी और कभी कभी अंडे भी मिलाए जाते हैं। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप से पृथक कर सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में कई वस्तुओं को आप देख नहीं सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। और ये खनिज पृथ्वी की चट्टान भूपर्पटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक और संगठक हो, वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रकृति से प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या है? खनिज कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ एक परपटी शब्द आया था, तो मन में सवाल है कि सर परपटी क्या होता है? तो विद्यार्थियों, परपटी का मतलब ये है भूपरपटी, मतलब ये सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं? भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, भारी परत के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया भी था कि परपटी भारी परत होती है, फिर एक अंतर होता है जिसे बोलते हैं आंतरिक, और फिर नीचे वाला जो होता है अंदर पृथ्वी की, उसको बोलते हैं हम क्रोड़ बोलते हैं, क्रोड़। ठीक है। भारी परपट्टी हो गया, फिर मेंटल हो गया और फिर क्रोड़ हो गया। ठीक है। मेंटल भी मैंने आपको जब क्लास 7th में थे बताया था आपको। तो आगे बात करते हैं कि खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वो किसी भी क्षेत्र विशेष या सेलों में संकेंद्रित है। सेल का मतलब यहाँ पर क्या है? सेल का मतलब यहाँ पर हुआ एक तरह से चट्टान होता है। अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, सेल की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनना कि खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या अधिक खनिजों का एक समूह होता है सेल, जिससे खनिजों का खनन किया जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेल क्या होती है समझ गए होंगे आप कि चट्टानों को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जिससे कौन सा है, आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका। अब मन में सवाल ये होगा कि सर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका ये क्या है। आर्कटिक एक महासागर है और अंटार्कटिका एक महाद्वीप है। आपको पता है जो महासागर है वो संख्या में कितने हैं, 4 है। इसकी अपन आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझ रहे 4 वो कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, अंध महासागर है, अंध महासागर को ही हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, और एक आर्कटिक महासागर है, और ये एक अंटार्कटिका महाद्वीप है। आगे बात करते हैं खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं, मतलब परिवेश मतलब क्या हुआ यहाँ पर, वातावरण में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है, ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। जैसे कि आपको पता है जल है, वायु है, जल वायु हवा, ये सब सारे जितने भी हैं सब क्या है, प्रकृति के दिए हुए निःशुल्क उपहार है। अपनी पृथ्वी भी है और वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों अथवा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो भी खनिज है। जैसे कि मैंने लिखा है, आप जो अंडरलाइन किए पेंसिल से, तो इस पेंसिल की नोक पे अंदर भी क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, जो क्या होता है, एक खनिज होता है। आपको पता होना चाहिए जो खनिज होते हैं वो 3 सेलों से प्राप्त होते हैं। आपने नाम सुना होगा, आग्नेय शेल, अवसादी शेल और कायांतरित शेल। इनके बारे में हम आगे विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों बात करते हैं खनिजों के प्रकार को लेकर। खनिजों के प्रकार, देखिए खनिजों के प्रकार में बता चुका हूँ, वापिस से सुनो एक बार और कि खनिजों के प्रकार जो है, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में बांटा गया है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। अब धात्विक में भी 2 प्रकार के हैं, लोह और अलोह। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होती है, इसकी परिभाषा भी देखिए आगे, यहाँ पर ध्यान से सुनना परिभाषा को, कि सेल खनिज अवयवों की अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का क्या होता है, समूह होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, चट्टान कह सकते हैं। और सेल जिससे खनिजों का खनन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर धात्विक खनिजों के बारे में। तो विद्यार्थियों ध्यान से मेरी बात को यहाँ समझना, बहुत सिंपल बात है कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, जाहिर सी बात है जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। लेकिन यहाँ धात्विक खनिज 2 प्रकार के हैं, एक लोहे होता है, एक अलोह होता है। लोहे में खनिजों जैसे कि लोहे अयस्क है, मैग्नीज है, अलोह में सोना, चांदी, तांबा। अब इनकी हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं धात्विक खनिजों के बारे में, कि खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातु एक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिसमें विद्युत या चमक की विशेषता होती है। लोहे अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है ये, लोहे अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, ये किसके उदाहरण हैं, ये हैं धात्विक खनिजों के। और धात्विक खनिज लोहे तथा अलोहे हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि धात्विक खनिज लोहे अथवा अलोहे दोनों हो सकते हैं। लोहे खनिज जैसे लोहे अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। लोहे का मतलब जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाएगी, अलोह का मतलब जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी। यहाँ लिखा भी है, जो अंडरलाइन मैंने की है उसको आपको कॉपी में नोटबुक में करना है। खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु अन्य धातु यथा सोना है, चांदी है, तांबा, सोना है, चांदी है, तांबा है या सीसा हो सकता है। और अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। समझ में आ गया, धात्विक में धातु होती है और अधात्विक में धातु नहीं होती है। जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, अभ्रक को हम माइका भी कह सकते हैं। और आपको पता होगा कि राजस्थान में हमारे एक जिला है भीलवाड़ा, उस भीलवाड़ा जिले में इसको क्या कहते हैं, अभ्रक नगरी कहते हैं। किसको कहते हैं, भीलवाड़ा जिले को। जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला है और पेट्रोलियम भी क्या है, अधात्विक खनिज है। खनिज ईंधन और कोयला दोनों क्या है, पेट्रोलियम, ये क्या है, सब अधात्विक खनिज में गिने जाते हैं। और धात्विक में क्या गिने जाते हैं,
जैसे कि मैंने बताया था आपको, लोहे और अलोहे वाले, लोहे वाले अलग हैं और लोहे वाले अलग हैं और अलोहे वाले अलग हैं। अब बात करते हैं खनिजों का निष्कर्षण। खनन, खनन भी दो प्रकार का होता है, विवर्त खनन और कूप की खनन। कूप की खनन मतलब यहाँ पर ये हुआ कुओं के द्वारा, और परवेधन का मतलब, देखिए ये ध्यान रखना आप कि खनिजों का निष्कर्षण तीन प्रकार से किया जाता है, पहला खनन, दूसरा परवेधन और तीसरा आखनन। तो इसमें खनन वाला जो हिस्सा है उसके दो पार्ट हैं, एक विवर्त खनन है और एक कूप की खनन है। हम बात करते हैं विवर्त खनन की, कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी होती है सेलें में चट्टाने से जो खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनन से जो कम गहराई में स्थित है वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विवर्त खनन कहते हैं। और गहन वेधन, जिन्हें कूपा कहते हैं, कूपा मतलब कुएं के समान, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपकों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कूप की खनन कहते हैं। नाम से पता लग रहा है इनको क्या कहेंगे? कूप की खनन कहेंगे। आपको पता है जमीन पर तो है नहीं, इनको अंदर से निकालना पड़ता है। पेट्रोलियम और, आगे देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इन कूपों की जो खुदाई की जाती है इन्हें क्या कहते हैं? परवेधन कहते हैं। क्या कहते हैं? परवेधन कहते हैं। और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग क्या होगा? नीला प्रतीत होगा। सेल का रंग कैसा प्रतीत होगा? सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? सेल का रंग नीला प्रतीत होगा। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं खनिजों का वितरण कैसे है, किस प्रकार से है। तो आपको सबको पता है, मैंने भी बताया था कि 3 सेलों में बांटा जाता है खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह, जिनमें विशाल पठारों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, मैंने अंडरलाइन की है कि धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिसमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जो धात्विक खनिज वो कहाँ पाए जाएंगे? आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। क्यों? आग्नेय प्राथमिक चट्टानें होती है और अवसादी जो चट्टानें होती है वो द्वितीय चट्टानें होती है, और कायांतरित चट्टानों को हम कह सकते हैं रूपांतरित चट्टानें, जिनका रूप बदल दिया जाता है, रूप परिवर्तित हो जाता है। उत्तरी स्वीडन में लोहा एस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा और निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। आगे बात करते हैं कि मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के काकेकस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैगजीन निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण है। खनिज ईंधन है जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि धात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? कायांतरित और आग्नेय सेलों में, और खनिज ईंधन और कोयला है, पेट्रोलियम है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे, बाकी अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि आगे हम कल क्या पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे खनिजों का जो वितरण है वो कौन से देश में ज़्यादा है, कौन से में कम है, कौन सा खनिज कौन से देश में ज़्यादा पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में कौन सा पाया जाता है, यूरोप में कौन सा पाया जाता है, और वहाँ भी कौन कौन से देशों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। और विद्यार्थियों, एक बात और सुनना, इस चैप्टर को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। आज पहला भाग हो चुका है, अगला जो वीडियो आएगा उसका दूसरा भाग आएगा, फिर इसके बाद तीसरा भाग आएगा। तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू विद्यार्थियों।